हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का क्लास 10th के लिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट के। तो उसी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाउ टू ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। देखिए, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो का मतलब क्या है। जो आपके पास स्टाइल की 6 कैटेगरीज दी हुई हैं, उन कैटेगरीज़ के ऑप्शन स्क्रीन पे लाने के लिए आप किन कीज़ को प्रेस करोगे या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि वो जो 6 कैटेगरीज़ के ऑप्शंस हैं वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएं। मैंने इस पीडीएफ में, इस वीडियो में मैंने क्या कर रखा है, प्रैक्टिकल एक्सप्लेन नहीं कर रखा पूरा कंप्लीट, क्योंकि उसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूँगी। बट मैंने इसमें स्क्रीनशॉट अटैच कर रखे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कोई भी काम का जो ऑप्शन है वो किस तरीके से आपको दिखाई देगा या कैसे वो स्क्रीन पर कहाँ उस ऑप्शन को आप ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, जो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो के ओपन करने के ऑप्शंस हैं, उसमें हम इन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल। साथ ही साथ 2 ऑप्शन फील्ड फॉर्मेट मोड और स्टाइल एक्शन। स्टाइल एक्शन के आगे अंदर 3 ऑप्शन और हैं, वो आपको तब विजिबल होंगे जब आप जो ये ट्रायंगल दे रखी है यहाँ पर, एक ब्लैक कलर की इन्वर्टेड ट्रायंगल, इस पर अगर आप टिक करोगे तो वो आपको दिखाई देंगे। तो हमें ये ऑप्शंस लेकर आने हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पैराग्राफ स्टाइल का जो आइकन है वो किस तरीके का है, कैरेक्टर का आइकन किस तरीके का है। तो हमें ये ऑप्शंस लेकर आने हैं, और ये कैसे आएंगे ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो आप देखिए, पहला तरीका स्टाइल्स वाला जो ये मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है मैनेज स्टाइल का। ये पहला तरीका है इन ऑप्शंस को लेकर आने का। दूसरा तरीका साइड बार मेन्यू से। साइड बार मेन्यू का आइकन मैंने आपको बता रखा है, ये ए के साथ जो नीचे ब्रश बनी हुई है, ये जो आइकन है ये साइड बार मेन्यू का होता है। इस पर आप जैसे ही टिक करेंगे तो आपको 6 की 6 कैटेगरी स्टाइल्स की दिखनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको साइड बार मेन्यू की शॉर्टकट की पूछें तो वो होती है Alt+2। अब तीसरा और लास्ट तरीका इनको लाने का वो है आपका यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट F11। अगर आप फंक्शन की F11 भी प्रेस करते हो तब भी आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी 6 कैटेगरीज है स्टाइल की, उनके ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फील्ड फॉर्मेट मोड। मैंने आपको अभी ही फील्ड फॉर्मेट मोड का आइकन दिखाया था, मैं बैक कर रही हूँ एक बार वापस से, आप एक बार देख लीजिए। फील्ड फॉर्मेट मोड का जो आइकन है वो इस तरीके का होता है, जिसमें पेंट की जो बकेट है उस तरीके से दिखता है। बहुत ही यूज़फुल है, इसका काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताती हूँ फील्ड फॉर्मेट मोड हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपको फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट पे लगानी है और जो आपका टेक्स्ट है वो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, कभी आपको फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग वाले वर्ड पे फॉर्मेटिंग लगानी है, कभी थर्ड लाइन के एंड वाले वर्ड पे फॉर्मेटिंग लगानी है, कभी 6th और 7th लाइन फॉर्मेटिंग लगानी है। अगर आप यहाँ पर करेक्टर स्टाइल को यूज़ करोगे तो आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फील्ड फॉर्मेट मोड को हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और बहुत ही जल्दी आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और इसका बोला हुआ है मैंने यहाँ पर, इट इज़ द सेकेंड आइकन। ये सेकंड आइकन है कहाँ से, राइट से। स्टाइल मेन्यू में अगर आप राइट से देखेंगे तो सेकंड नंबर पे ये आइकन दे रखा होता है। ये देखिए, मैंने एरो से आपको बता रखा है फील्ड फॉर्मेट मोड का आइकन। आप देख सकते हैं जैसे ये पेंट की बकेट, जो हम पेंट यूज़ करा करते थे, उस तरीके का दिखता है। आगे आप देखिए, क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ यू प्रेस राइट क्लिक फ्रॉम माउस इन फील्ड फॉर्मेट मोड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि अगर आपका फील्ड फॉर्मेट मोड मोड ऑन है आपका, और उस टाइम पे अगर आपने माउस से राइट क्लिक प्रेस करी तो क्या होगा। तो क्या होगा, जो भी लास्ट फॉर्मेटिंग आपने कर रखी होगी वो अंडू हो जाएगी। मान लो आपने पहले फर्स्ट लाइन पे फॉर्मेटिंग करी, फिर लास्ट लाइन 6th लाइन पे कर दी, और फिर आपने 7th लाइन पे कर दी। तो अगर आप राइट क्लिक दबाओगे ना तो जो 7th लाइन की फॉर्मेटिंग थी वो रिमूव हो जाएगी। इसलिए जब फील्ड फॉर्मेट मोड ऑन हो तो आप माउस से राइट क्लिक तभी करें जब आपको फॉर्मेटिंग हटानी हो, लास्ट फॉर्मेटिंग अंडू करनी हो। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने फील्ड फॉर्मेट मोड से बाहर जाना है तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे। तो अगर आपने फील्ड फॉर्मेट मोड से बाहर जाना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करते हो, जिससे आप फील्ड फॉर्मेट मोड से बाहर चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू स्टाइल इन राइटर। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखी है ये चीज़, अगर आपको बने बनाए स्टाइल की कैटेगरीज के स्टाइल्स नहीं पसंद आ रहे तो आप अपने खुद के क्रिएट कर सकते हो। तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि आप कैसे अपना एक नया स्टाइल क्रिएट करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं अगर आपने खुद से क्रिएट करने हैं, फ्रॉम सिलेक्शन, और दूसरा तरीका है यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। दोनों ही केसेस में एक ही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, चाहे आप पहला तरीका यूज़ करें चाहे दूसरा तरीका यूज़ करें। तो मैं फ़िलहाल आपको फ्रॉम सिलेक्शन वाले तरीके से बता रही हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल सेम है, माउस से बस आपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है। इसका प्रैक्टिकल वीडियो आप देख लेना, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल आप फ्रॉम सिलेक्शन वाला देखिए। इसमें क्या है, आप जैसे ही फ्रॉम सिलेक्शन वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये स्टाइल एक्शन का ऑप्शन है, ये जो ए बन रखा है, और मैंने आपको बताया भी था इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, दूसरा
अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, और तीसरा है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। पहला ऑप्शन आप तब यूज़ करते हो जब आपने कोई नया स्टाइल बनाना है। दूसरा ऑप्शन अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, ये तब यूज़ करते हैं कि आपने एक स्टाइल बना लिया पर अब आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो। पहले उसमें कलर रेड होया करता, आपको ग्रीन करना है या साइज़ बड़ा करना है, कुछ भी अगर आपको चेंज करने हैं, इसका मतलब हमने अपना बनाया हुआ स्टाइल मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। और तीसरा है हमारा लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। ये हम कब यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने खुद के स्टाइल बनाते हो तो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने वो स्टाइल बनाए हैं, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट एक बार बंद कर दिया और नया डॉक्यूमेंट आपने खोला, तो आपने वो चाहे किसी भी कैटेगरी के अंडर बनाया हो, मान लो आपने जो स्टाइल है वो करेक्टर स्टाइल कैटेगरी के अंडर बनाया था, बट आपको विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी स्टाइल खुद से बनाते हो वो सिर्फ और सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे जिस डॉक्यूमेंट में आपने उनको बनाया है। और अगर आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें जो आपने कल स्टाइल बनाए थे या जो थोड़ी देर पहले आपने स्टाइल बनाए हैं वही सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, तो हम ये सारा काम दोबारा दोबारा थोड़ी करेंगे। हम क्या करेंगे, तीसरे ऑप्शन का यूज़ करेंगे, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट का, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो स्टाइल आपने पहले बना के रखे हुए हैं किसी और डॉक्यूमेंट में, वो नए डॉक्यूमेंट में भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आगे देखेंगे आप। अगर आप देखो, मैंने आपको बताया भी था कि दो तरीके हैं, फ्रॉम सिलेक्शन और यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले मैं फ्रॉम सिलेक्शन वाला बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, जब भी आप फ्रॉम सिलेक्शन वाले पे क्लिक करते हो, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा जिसमें आप पहले नाम देते हो कि जो स्टाइल आपने बनाया है उसको आप क्या नाम देना चाह रहे हो, तो वहाँ वो आप लिखोगे एंटर न्यू स्टाइल नेम पे। नीचे लिखा हुआ है कस्टम स्टाइल्स फॉर करंट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर वो लिस्ट खुलेगी जितने भी स्टाइल आपने बना के रखे हुए हैं। जब आप ये काम शुरू में करोगे और आपने एक भी स्टाइल नहीं बना रखा होगा तो यहाँ पर ये लिस्ट आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देगी। जैसे जैसे आप स्टाइल बना के रखते जाओगे तो जो नाम आपने स्टाइल को दिए होंगे वो यहाँ पर विजिबल होंगे। मैंने जहाँ जहाँ वीडियो में एरो लगा रखे हैं वो ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं, तो आप उनको ज़रूर ध्यान से समझ लें कि मैं क्या बता रही हूँ उसमें। आगे है, अगर आपने मैंने आपको बताया भी था, इसका दूसरा तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी क्लिक करोगे तब भी आपके सामने सेम यही डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें ऊपर आपसे पूछेगा कि नाम क्या देना है और नीचे जो भी स्टाइल आपके बने बनाए होंगे उनके नाम आपको विजिबल होंगे। नेक्स्ट है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। इस पे जब हम टिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सारी कैटेगरी दिखती हैं, पैराग्राफ एंड कैरेक्टर, फ्रेम, पेज, लिस्ट। और आपने क्या करना है इसमें, आप देखो एक तो कि सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी सिलेक्टेड है, पैराग्राफ एंड कैरेक्टर, उसके आगे टिक का साइन लगा हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। अब जब भी आपने किसी पुरानी फाइल से कोई स्टाइल्स लेने हैं जो आपने बना के रखे थे और आपको वही यूज़ करने हैं, तो ये फ्रॉम फाइल का ऑप्शन है, ये आप यूज़ करेंगे। इससे आप जो पिछली फाइल में बनाए हुए थे वो भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 वेज ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज। ये क्वेश्चन आपके जो ये भी लास्ट टाइम 10th क्लास के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर आया हुआ था क्वेश्चन 2 मार्क्स में। 4 तरीके पूछे हैं जिससे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके, पहला है इंसर्ट पे क्लिक करें और इमेज पे क्लिक कर दें, दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप, तीसरा कट कॉपी एंड पेस्ट, एंड फोर्थ है आपका लिंकिंग। देखिए मैंने इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप, कट कॉपी पेस्ट इसका नहीं करके बताया है क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है, आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं बताऊंगी तो वहाँ आप इसको समझ लेंगे। इंसर्ट इमेज और लिंकिंग में आपको बता देती हूँ। इंसर्ट इमेज वाले में क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेन्यू में इंसर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। यहाँ पर आपने इमेज वाले ऑप्शन को, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, इसको ओपन कर लेना है। ये फर्स्ट तरीका है जिससे आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, लिंक वाला। पहले आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, फिर इमेज पे क्लिक करोगे और उसके बाद जब आपको इमेज में सारे अपने कंप्यूटर की फ़ोटोज़ वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दे रखा है लिंक का, इस पर आप टिक करके तब आप इमेज को इंसर्ट करेंगे। अगर हम किसी भी इमेज को एज अ लिंक इंसर्ट करते हैं तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मैं आपको बताती हूँ इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि इससे फ़ाइल का जो साइज़ है ना वो कम ही रहेगा। अगर आप एक एक्चुअल फ़ोटो को इंसर्ट करते हो उसके रेफरेंस की बजाय तो उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, पर अगर हमने जब लिंकिंग के तरीके से अगर इमेज को इंसर्ट करते हैं तो फाइल का साइज़ जनरली कम रहता है। तो इसलिए हम इस तरीके को बड़ा यूज़ करते हैं, लिंकिंग वाले तरीके को। पर जब भी हम इस तरीके को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आता है कि ये डेंजरस है। वो इसलिए क्योंकि लिंकिंग में अगर मान लो आपने कोई फ़ोटो है, उसका नाम है computer.jpg और आपने वो फ़ोटो एज ए लिंक इंसर्ट कर रखी है, अगर आपने उस फ़ोटो को रीनेम कर दिया तो फिर अगर आप वो डॉक्यूमेंट खोलोगे जहाँ पर आपने वो फ़ोटो एज अ लिंक इंसर्ट कर रखी है तो आपको वो फ़ोटो वहाँ पर नहीं दिखाई देगी, वहाँ पे एरर या कोई पाथ सा बनकर आ जाएगा इस तरीके से। यही अगर आप ऐसा भी करें कि आपने कोई और फ़ोटो है, कोई फ्लावर की फ़ोटो है, उसका नाम आपने कंप्यूटर रख दिया तो आपकी उस कंप्यूटर की फ़ोटो की जगह वो फ्लावर वाली फ़ोटो दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो
नाम उसका आपने क्या रख दिया है, कंप्यूटर नाम रख दिया है। तो ये लिंकिंग में ये चीज़ हमारी रहती है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इसलिए पूछ लेते हैं इसको। फिर आ गया विच मेथड विल यू यूज़ इफ़ मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम इमेज आर रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट और द साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ लार्ज। या तो आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो लार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है, या दूसरा केस क्या है कि आपको मल्टीपल इमेज डालनी है, एक सेम फ़ोटो आपको बहुत बार डालनी है, चाहे ऐसे हो या बहुत सारी फ़ोटो डालनी हो, दोनों ही केसेस में। तो ये पूछ रहे हैं कि इन 4 तरीके जो इमेज इंसर्ट करने के हैं उन चारों में से हम कौन सा तरीका यूज़ करें कि या तो हमारी फ़ाइल का साइज़ बड़ा हो, या दूसरा केस क्या है हमें बहुत सारी फ़ोटो डालनी है, सेम फ़ोटो। तो आपको वहाँ पर जो 4th तरीका है लिंकिंग वाला वही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है उसका फ़ायदा ये है कि उससे साइज़ कम रहता है, साइज़ बढ़ता नहीं है, फ़ाइल का जो साइज़ है वो कम रहेगा, जनरली KB में रह जाता है। तो ये हम यूज़ करेंगे इसमें। आगे हैं इन बोथ द केसेस इट इज़ बेनिफिशियल टू सेव द लिंक ऑफ द इमेज। ये सही रहेगा ये करना, क्योंकि इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज बिकॉज इंसर्टिंग अ लिंक स्टोर इट्स रेफरेंस इंस्टेड ऑफ इमेज इटसेल्फ। क्योंकि जब आप लिंक की तरह स्टोर करते हो तो वहाँ पर एक्चुअल में फ़ोटो स्टोर नहीं होती, उसका रेफरेंस स्टोर होता है, और इसी वजह से उसका साइज़ भी कम रहता है फाइल का। नेक्स्ट है डिफाइन इमेज टूल बार एंड इट्स टूल्स इफेक्ट ऑन इमेज। इमेज टूल बार क्या है उसको बताएं आप, कैसा वो दिखता है, और उसमें जो टूल्स दे रखे हैं उन टूल्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या किस काम हम किस टूल को यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। तो इमेज टूल बार जो है अगर आपको स्क्रीन पे नहीं भी दिख रहा लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो जैसे ही आपने कोई फ़ोटो इंसर्ट करी अपनी लिब्रे ऑफिस राइटर में तो आपको ऑटोमेटिकली वो दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि वो स्क्रीन पर हर टाइम रहे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, व्यू पे जाओगे, वहाँ पर टूल बार पे क्लिक करोगे और वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे इमेज वाला, तो वो आपको हर टाइम मतलब व्यू में आपको विजिबल रहेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, और नहीं तो जैसे ही आप कोई इमेज इंसर्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन और ध्यान आप रखें सभी, जितने भी आपके टूल बार हैं वो सारे के सारे आपको व्यू मेन्यू में मिलते हैं। जितने भी आपके टूल बार होते हैं वो अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए व्यू मेन्यू आप यूज़ करते हैं, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अब आप देखिए इमेज टूल बार दिखता कैसे है। देखो यहाँ से लेकर जो मैंने ब्लैक कलर से लाइन लगा रखी है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये आपका कंप्लीट इमेज टूल बार है। इसमें जो ये ब्लैक कलर का एक लाइन सी बन रखी है इसका नाम है फ़िल्टर, और इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये 11 फ़िल्टर आपको दिखाई देंगे, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव, नॉइज, सोल्डराइजेशन। इनके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस फिल्टर का क्या काम है। जनरली एक लाइन में आपको आंसर देना होता है, तो आप थोड़ा ध्यान दें इन पे कि कौन कौन से फ़िल्टर होते हैं और हर फिल्टर का क्या काम होता है। तो पहले फ़िल्टर वाला ही कर लेते हैं। पहला फ़िल्टर है इन्वर्ट। इन्वर्ट क्या करेगा, कलर वैल्यू को चेंज कर देगा। अगर आपकी फ़ोटो ही ब्लैक एंड वाइट है तो उसकी ब्राइटनेस को चेंज कर देगा। स्मूथ क्या काम करता है, सोफ्टन्स कर देता है कंट्रास्ट को, और इसमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जो आप इस पर क्लिक करते हो ये पूछता है कितना % कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, तो वो पैरामीटर आप एडजस्ट कर सकते हो। तीसरा है शार्पन। शार्पन से हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज का कंट्रास्ट इंक्रीज़ करते हैं, सिर्फ एक लाइन, क्योंकि एग्ज़ाम में ही जनरली ऐसे ही पूछते हैं। रिमूव नॉइज़ किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको अनवांटेड डॉट्स हैं, कोई स्पॉट्स हैं, वो आपको रिमूव करने हैं। सोल्डराइजेशन क्या करता है, एक ग्लोइंग लाइट इफेक्ट ऐड कर देता है आपकी पिक्चर में। एजिंग क्या करता है, फ़ोटो को ओल्ड या ब्राउन लुक अगर आपको देनी है या टाइम का उसके ऊपर इम्पैक्ट डालना है तो एजिंग को यूज़ करते हैं। पोस्चराइज क्या करता है, फ़ोटो को एक सिंपल पेंटिंग में कन्वर्ट कर देता है, इस तरीके का फ़िल्टर है ये। पॉप आर्ट क्या करता है, इमेज को ब्राइट कार्टून कलर से फिल कर देता है। चारकोल में आप किसी पिक्चर का पेंसिल स्केच क्रिएट करवा सकते हो। रिलीफ में किसी पिक्चर को अगर आपने 3D बनाना है तो उसके लिए आप इस फिल्टर को यूज़ करोगे। और मोज़ैक में हम क्या करते हैं, जो आपकी इमेज है उसको हम स्मॉल स्क्वायर ब्लॉक से वो मिलके बनी है इस तरीके का उसको वो कन्वर्ट कर देगा कि ऐसा देख के लगेगा कि ये एक स्क्वायर ब्लॉक से मिलके बनी हुई इमेज है। हर फिल्टर को आपने ज़रूर ध्यान रखना है, और टोटल 11 फिल्टर हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इमेज मोड। मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, इमेज मोड। इमेज मोड पे अगर आप टिक करते हो तो 4 ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑप्शन रहता है, डिफ़ॉल्ट रहता है। और 3 ऑप्शन और कौन कौन से हैं, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट, वाटरमार्क। आप अपने अकॉर्डिंग इमेज मोड पे भी टिक करके कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका क्रॉप इमेज का। उसके बाद ऑप्शन आएगा क्रॉप का, मतलब ये है कि आपने अनवांटेड एरिया हटाना है तो क्रॉप यूज़ करोगे। अगर आपने अपनी इमेज को फ्लिप करना है वर्टिकली तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद वाला है फ्लिप हॉरिजॉन्टली, और ऐसे ही ये सारे ऑप्शन हैं। रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री राइट, और एक ऑप्शन दे रखा है आपको ट्रांसपेरेंसी का, कितनी इमेज की विजिबिलिटी होनी चाहिए वो आप ट्रांसपेरेंसी सेट करोगे। यहाँ पे भी 31% दे रखा है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो।
ये जो ऊपर नीचे वाले एरो दे रखे हैं इनसे। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका, जो ये कलरफुल बन रखा है सर्कल, इस ऑप्शन का नाम है कलर। इससे आप क्या सेट करते हो, RGB वैल्यू सेट करते हैं कि आपकी जो भी इमेज है वो कितने % रेड दिखाई दे, कितने % ग्रीन, कितने % ब्लू, ये सारी चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हो। ये लास्ट ऑप्शन है आपका। फिर एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है मैंने, अगर आप कभी भी किसी इमेज को आपने इंसर्ट कर रखा है और आप क्या कर रहे हो, राइट क्लिक दबा रहे हो, राइट क्लिक दबाते ही ना आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़ नाम का। ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, कट कॉपी पेस्ट वगैरह। तो लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ वाला, जिसकी शॉर्टकट की है F4। आप जैसे ही इस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी पे क्लिक करने पे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। आप देख सकते हैं पोजीशन एंड साइज ऑप्शन, रैप, हाइपरलिंक, रोटेशन, क्रॉप, बॉर्डर, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, मैक्रो। और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑप्शन इस टाइम आपका ऑन है, पोजीशन एंड साइज़ वाला। इसमें क्रॉप करते हुए आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप चूज़ कर सकते हो, कीप स्केल और कीप इमेज साइज़। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कीप स्केल और कीप इमेज साइज़। और इसमें दोनों में ये क्रॉप करते हुए आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस तरीके से क्रॉप करवाना चाह रहे हो, कीप स्केल को ऑन रखना चाह रहे हो या कीप इमेज साइज़ को ऑन रखना चाह रहे हो। वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई है, मैं इसका अब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, वहाँ पर यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्रॉप करते हुए कीप स्केल और कीप इमेज साइज़ इन दोनों का क्या मतलब होता है और हम इन्हें किस लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।